लेट्स कंटिन्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चैप्टर के सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन इन दो प्रोसेस के बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे किसी सिंगल कॉइल में हम करंट चेंज करते हैं और उसके थ्रू फिर फ्लक्स चेंज कराते हैं और फाइनली उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है। सो ये सारे प्रोसेस जब किसी सिंगल कॉइल में होते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हम कपल ऑफ कॉइल इस्तेमाल करें और किसी एक कॉइल में करंट को चेंज करें और उसका बनने वाला फ्लक्स नेबरिंग कॉइल में लिंक करा के नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ करा दें हम, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कॉल करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसकी पूरी एक थ्योरेटिकल डिस्कशन हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। I have already provided the respective formulas and the conditions. आज की क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। So one by one I will be just starting with the questions. Let's start with the first one. ये एक सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि show that the self inductance and resistance ratio has a unit of time. It is going to be very simple if we just directly use the unit of self inductance. अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट देखते हैं या इवन म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट आप देखेंगे तो इट इज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Yes. ठीक। तो लेट्स जस्ट राइट यूनिट्स फॉर इट। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए आ गया वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। अब रेजिस्टेंस है, वैसे तो रेजिस्टेंस के लिए हम डायरेक्ट यूनिट अप्लाई कर सकते हैं ओम, बट बेटर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के लिए लिखें वोल्ट पर एम्पियर, बिकॉज किसी भी रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनेगा वो तो यही बनेगा ना, वी बाई आई। Yes. अब यहाँ पे हम सीधे सीधे ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये वी फैक्टर और ए फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है एंड इट गेट लेफ्ट विद सेकंड व्हिच इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ टाइम। सो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के लेवल पे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई खास बात नहीं। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे वे में पूछें और ज्यादा बेहतर तरीके से पूछें तो हम ये भी कह सकते हैं कि show that the L by R has a dimension of time period, ऐसे भी बोला जा सकता है। L by R चूंकि वो टाइम ही बन रहा है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन भी वही होता है T1। सो हम उसे डायमेंशनल लेवल पर भी प्रूफ कर सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have two different coils and they have the self inductance with a magnitude of 75 millihenry. I will be just calling this as L1. And the another one is having a self inductance of 55 millihenry. I'll be just calling it as L2. अब इनका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है जिसे हम लोग लिखते हैं K, तो ये पूछ रहा है कि भाई म्यूचुअल इंडक्शन कितना है। सिंपल है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता होगा, M is equal to K root L1 L2. So we need to calculate it. This is 0.75 under root. This is going to be 55 multiplied by 75. ओके। अब इसका यूनिट कन्वर्ट करने की कोई खास जरूरत नहीं है, रहने दें इसे मिली हेनरी में। जो भी फाइनल आंसर आएगा उसे भी हम मिली हेनरी में ही एक्सप्रेस करेंगे। तो कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि 55 मल्टीप्लाइड बाय 75 कितना होता है, और उसको रूट में ही रहने दें। 4125. 4125। अब इसका स्क्वायर रूट करें। 64.2. 64.2. So let me just write this 75 as 3 by 4 multiplied by, let's take this as 64. कैलकुलेशन पूरा करें, आंसर बता दें। 48. Okay, so we may get an answer of 48
millihenry. Okay, let's continue to the next. Now we have in this question as the mutual inductance actually is 1.5 Henry and the self inductance is 5 Henry and 4 Henry. Find the coefficient of coupling between the coils. Again, it is the same way the question has been framed. ये फैक्टर है m, ये है L1, ये L2. So this is L1 and this is L2, and we just have to find the value of K. So use the same formula, m is equal to K under root L1 L2. So m, take 1.5 K, this is 5 into 4. I would suggest कि आप इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करें तो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. स्क्वायर करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें आप. 3/2 K 5 into 4. Now making a square, ऐसे कैलकुलेशन का पार्ट है, अब इसमें क्या समझाएं यार. 9/4 K into 20. So K will be equal to 9 divided by 4 into 20. K square. Yes, K square. Sorry for that. K square. अब आंसर बता दें इसका और बाद में उसका स्क्वायर रूट करें और फाइनल आंसर ऑब्टेन कर लें. यस, कंटिन्यू करें जरा. 0.335. एक से. ओके, तो कितना आंसर बताया था आपने? 0.335. That is for K or final answer it is? K square. K means finalize, पूरा finalize करने के बाद आप बता रहे हो नहीं? You just check it. Well, इसका कोई यूनिट भी नहीं रहेगा. It will be just a number. आगे कंटिन्यू करते हैं. Now in this question, यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बढ़ जाता है. अब तक जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया ये बिल्कुल सिंपल और बेसिक कैटेगरी के क्वेश्चन. ऐसा ये विजिबल है आपको ठीक से? Yes. Okay. Now the back EMF in the inductor coil is 200 volt. जस्ट थ्योरी के लेक्चर को याद करें. ये जो बैक ईएमएफ होता है ना, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कॉल करते हैं. हमने 3 अलग अलग नाम दिए थे उसको. सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा था, फिर उसके बाद हमने उसको चोक कॉइल के रेफरेंस में भी अज्यूम किया था, या फिर हम उसे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया के नाम से भी कॉल करते हैं. एनीवेज, तो ये 200 वोल्ट आ जाता है. अब इसमें करंट जो चेंज होता है वो 0 से 2 एम्पियर इतना चेंज हो जाता है, एंड दिस ऑल हैपेंस इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.01 सेकंड. तो सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ऐसे पूछ रहे. काफी सिंपल है. वी नो द फॉर्मूला इज E is equal to L di by dt. ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस भी आता है, बट चूंकि हम यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू की तरह है, तो इस माइनस को हम फिलहाल इस लेवल पर कैलकुलेशन के हद तक इग्नोर करते हैं. तो कंटिन्यू करें. E जो है ये 200 हो गया. L कैलकुलेट करना है. DI, तो चेंज ऑफ करंट आप जरा नोटिस करें, यहाँ पे 0 से लेके 2 एम्पियर इतना जा रहा है, मतलब चेंज 2 एम्पियर हो गया. और टाइम के फैक्टर को आप यहाँ पे नोटिस करें, दैट इज 0.01. सो लेट मी राइट दिस एज 2 डिवाइडेड बाय 0.01. So now if you just continue with the calculation, आपको मिलेगा L is equal to 200 multiplied by 0.01 divided by 2. That is just simply 1 Henry. Let's take the next one back. बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, खास करके इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये सीईटी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. couple of questions I will be just taking जो previous CET एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं PYQs के हिसाब से. Now in this question number 5 we have the coefficient of mutual induction between the primary and the secondary coil is 5.
तो ये जो 5 हेनरी का वैल्यू हमको प्रोवाइडेड है, ये कैपिटल M, म्यूचुअल इंडक्टेंस। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल व्हेन 3 एम्पियर करंट इन द प्राइमरी इज कट। तो बेसिकली बेटा 3 एम्पियर से हम लोग जाते हैं 0 एम्पियर पर। करंट को कट करना मतलब पूरा 0 कर देना। तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ करंट होगा वो 3 एम्पियर होगा, बिकॉज हम 3 से जा रहे हैं 0 पे। और ये सारा काम हम इतने छोटे से टाइम इंटरवल में करवा देते हैं, दैट इज 2.5 into 10 to the power -4। तो ये हो गया अपना dt। तो EMF निकालना है, तो you may continue writing like EMF induced in the secondary coil is equal to mutual inductance change of current in the primary coil। That's it, it's very easy। म्यूचुअल इंडक्टेंस तो 5 है, करंट का चेंज 3, and this is happening in a time interval of 2.5 into 10 to the power -4। Now this will cancel with 2, and the answer is 6 into 10 to the power 4 volt। Okay। समझ आ रहा है बच्चों आपको? Yes. ओके, धीरे धीरे हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। अच्छे इन द सेंस जहां पर हमें थोड़े से ज्यादा कंसेप्ट अप्लाई करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको फिलहाल पहले 6-7 क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, ये थियरी पेपर में काफी ज्यादा आपको यूजफुल होंगे। The current is changing at the rate of 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो ये जो फैक्टर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, ये डायरेक्टली हमको इसने di/dt का वैल्यू दे दिया, दैट इज 5, which induces 4 वोल्ट। तो ये E है। इन द नेबरिंग कॉइल, तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस का कैलकुलेशन करना है। So you may just continue writing the same formula, E is equal to M di/dt। वेल इन डिटेल अगर हम इस बात को लिखें तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि ये E जो है ये सेकेंडरी कॉइल का है, करंट का चेंज जो एक्सपेक्टेड है ये प्राइमरी कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन में इस बात को आप हमेशा याद रखें, द करंट चेंज विल बी अकरिंग इन द प्राइमरी कॉइल एंड द इंडक्शन प्रोसेस विल बी हैपनिंग इन द सेकेंडरी कॉइल। ओके, सो इसकी थियरी हम काफी हद तक एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो अगेन मैं नहीं जरूरी समझता कि इस पर हमें कोई बात करना चाहिए। अब di/dt डायरेक्टली 5 बता दिया है इसने, सो m का आंसर हमको मिलेगा 4/5 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.8 हेनरी। यूनिट याद रखें इसका। वैसे देखा जाए तो हम इसका यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, बट द वेरी कॉमन यूनिट यूज्ड फॉर सेल्फ एंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। तो हम अक्सर हेनरी यही यूनिट यहाँ पे लगाते हैं। अब आइए एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करते हैं। यहां शायद हमको थोड़ा सा काम करना पड़े। एक स्मॉल स्क्वायर लूप है of wire of side length L is placed inside a large square loop of wire of side length capital L. Now the loops are coplanar and their centers coincide. Find the mutual inductance of the system. सिस्टम का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा ये निकालने के लिए बोल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, सपोज कि हमारे पास ऐसा बड़ा सा लूप है। अब इसमें बहुत सारी कई बार मैं ये देखता हूं कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा पजल होते हैं, परेशान होते हैं। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशंस है, बस फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर कर लें। तो ये बड़ा सा स्क्वायर लूप है, इसके सेंटर में एक छोटा स्क्वायर लूप है और दोनों बिल्कुल एक ही प्लेन में है एंड दे जस्ट आर अरेंज्ड इन अ मैनर दैट कि इनके सेंटर्स जो है ये कोइंसाइड हो जाते हैं। इसकी लेंथ L है और इसकी भी लेंथ है। अब ये एक म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना को रिप्रेजेंट करेगा अगर ध्यान से देखा जाए तो। क्यों? चलो मान लेते हैं कि जो बाहर वाला लूप है ना उसमें करंट चल रहा है I। लेट मी जस्ट कॉल दिस एज करंट I लाइक दिस। तो बाहर वाले लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर वाले लूप के ऊपर फॉल करेगा, है ना? आप देख सकते हैं ये जो आउटर लूप है इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका इफेक्ट
इनर लूप पे तो आएगा ना। हम्म, तो जो मैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे डेवलप होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द आउटर लूप। बी का जो वैल्यू डेवलप होगा वो तो आउटर लूप की वजह से डेवलप हो जाएगा, है ना। हम्म, लेट मी जस्ट लेबल दिस आउटर लूप एज लूप नंबर 2 एंड लेट मी लेबल दिस इनर लूप एज लूप नंबर 1। तो लूप नंबर 1 में जो फ्लक्स बन रहा होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? loop 2. लूप 2। rather I may say the current in the loop 2 because उसी करंट की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हुआ है। so let me write a very simple statement here, flux linked to loop 1 is due to B यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ लूप 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको B2 भी लिख दिया। सो ये एक ऐसा अरेंजमेंट हो गया जिसमें हम म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन हमें यही कहता है कि हमने एक कॉइल के फ्लक्स को या एक कॉइल के करंट को लिंक करवाना है थ्रू द यू में से पहली कॉइल के, या लेट मी करेक्ट माय स्टेटमेंट। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस हमें यह कहता है कि किसी एक कॉइल में फ्लो होने वाले करंट के जरिए हमें दूसरे कॉइल में फ्लक्स को लिंक कराना है। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये जो आउटर कॉइल है इसके करंट को मैंने चेंज करना शुरू किया, तो कौन चेंज हो जाएगा? B. B2 चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। अब जैसे ही बेटा B2 चेंज होगा तो B2 इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लक्स इन कॉइल लूप नंबर 1। हम्म, तो इफेक्टिवली कौन चेंज हुआ? flux. फ्लक्स चेंज हुआ, वो भी कहां? लूप नंबर 1 में। तो फाइनली हम इसी बात को पकड़ लेंगे कि भाई लूप नंबर 1 का फ्लक्स चेंज हो गया था। अब लूप नंबर 1 का फ्लक्स चेंज होने का सीधा सा मतलब है कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। हम्म, अब जरा इस चेन को समझें। लूप 1 में आने वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? loop 2 का B. लूप 2 का करंट। लूप 2 का करंट ही बोलना पड़ेगा आपको, हम्म, बिकॉज उसी करंट की वजह से तो B2 चेंज हुआ था। तो अभी इस बात है हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन वाला मामला अरेंज कर सकते हैं। तो अब आपको पता होगा कि सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को प्राइमरी कॉइल के करंट के साथ हम लिंक करके जोड़ के ये इक्वेशन बनाते हैं। सही जा रहे हैं? yes. अब जरा समझिए कि ये वाला जो कॉइल है ना, ये प्राइमरी कॉइल है, और ये वाला जो कॉइल है जिसमें हम ईएमएफ इंडक्शन देख रहे हैं, ये सेकेंडरी कॉइल है। समझे बच्चों बात को? क्योंकि जिसमें हम करंट पहले से रखते हैं वो प्राइमरी कॉइल हो गया, और जिसमें हम फ्लक्स लिंकेज कराएंगे और इंड्यूस ईएमएफ कराएंगे वो सेकेंडरी कॉइल हो गया। ठीक हो गई बात? Yes. अब ध्यान से देखो, सेकेंडरी कॉइल यानी कि कॉइल नंबर 1, इसमें हम फ्लक्स लिखेंगे कैसे? तो आंसर सिंपल है, जो भी कॉइल नंबर 1 के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कॉइल नंबर 1 पर जितना भी मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, और कॉइल नंबर 1 का जितना भी एरिया होगा, cos थीटा की जरूरत नहीं है बिकॉज एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर हियर, एरिया वेक्टर के साथ जीरो एंगल बनाएगा, इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन, and this has to be written as I in the primary coil. Basically this I to be considered as the primary coil, IP. अब ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, आप इसको समझ पाए? Yes. ओके। अब नंबर ऑफ टर्न्स का तो कोई मामला ही नहीं है, you can just ignore this number of turns because here we have just one turn। अंदर की जो कॉइल है उसमें तो खाली एक ही टर्न है, तो आपने सोचना भी नहीं है उसमें। अब सवाल है कि B2 कितना लिखें? तो इस आउटर कॉइल की वजह से बनने वाला पूरा का पूरा मैग्नेटिक इंडक्शन इस इनर कॉइल पे कितना आ रहा है? तो ऐसे स्क्वायर फ्रेम के लिए, स्क्वायर कॉइल के लिए, स्क्वायर लूप के लिए हमने मैग्नेटिक इंडक्शंस ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं इन अ चैप्टर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। Yes. तो आप अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे रेफर करते हैं तो ये हो जाता है 2√2 Below नॉट type उसका IM. करंट IP डिवाइडेड बाय पाई और उसकी लेंथ L। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब यहां पर आके आप वो पूरा रिजल्ट डिराइव करते बैठेंगे तो ये एडवाइजेबल नहीं है।
ये बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है, ना ही एग्जामिनेशन में और ना ही लर्निंग करते वक्त। आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना चाहिए कि एक स्क्वायर फ्रेम के लिए इतना मैग्नेटिक इंडक्शन उसके सेंट्रल पोर्शन पे डेवलप होता है। तो ये B2 हो गया। आप जरा सोचे यहाँ पे आप एरिया ऑफ इनर कॉइल क्या लिखोगे? L square. L स्क्वायर इज इक्वल टू ये M और ये IP जैसा वैसा। अब बस आपने ये करना है कि यहां से ये करंट फैक्टर काट देना है। अब जो भी चीज बच गया वही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो है 2√2 म्यू नॉट L स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, ये नीचे लिख दिया मैंने गलती से, इट शुड बी L स्क्वायर, सो L स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई L। अगर आप इस पूरे सॉल्यूशन को बहुत सिंप्लीफाई करके समझते हैं तो मेरे ओपिनियन में बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब ये स्क्वायर कॉइल की बजाय मान लीजिए 2 सर्कुलर कॉइल हमको दे देता है अलग अलग रेडियस के, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे कैलकुलेशन कर लें आप। इसी तरीके से कैलकुलेशन वहां पे आप पूरा कर सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग इट राइट। Yes, sir. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we have a straight solenoid which has 50 turns per centimeter in primary and 200 turns in the secondary. Area of cross section 4 centimeter square. Calculate mutual inductance. Mutual inductance निकालो बेटा। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे हम ऐसे लिखेंगे कि सेकेंडरी का फ्लक्स इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन इनटू द करंट ऑफ प्राइमरी। अब देखो सेकेंडरी का जो फ्लक्स है, लेट मी जस्ट ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ये मान लेते हैं सोर्स ऑफ करंट के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये प्राइमरी कॉइल हो गई, और इसके साथ एक और बिल्कुल सामने कॉइल लगा के रखा है, तो ये हमारी सेकेंडरी कॉइल हो गई। और ये कॉइल के आगे आपने कुछ नहीं, मतलब जस्ट लाइक कोई अप्लायंस वगैरह आपने जोड़ देना है, तो फिलहाल तो मैं खाली छोड़ देता हूँ। तो अब इन दोनों का जो कोरिलेशन है, लिंकिंग है, फ्लक्स लिंकेज है, उसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सेकेंडरी में डेवलप होने वाला फ्लक्स, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी में आने वाला करंट, या इनफैक्ट हमें कहना चाहिए प्राइमरी में चेंज होने वाला करंट। अब जरा सोचो कि सेकेंडरी का फ्लक्स हम लोग लिखेंगे कैसे, बहुत ध्यान से समझना। तो बेटा हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी मैग्नेटिक इंडक्शन बिकॉज ऑफ प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी वाला मैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंडरी पे गिरेगा और वो फ्लक्स बनाएगा सेकेंडरी का। समझे बात को? एंड देन एरिया ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू, आगे कंटिन्यू करें, ये प्राइमरी। अब देखो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स हमको गिवन है, कितने हैं? 200. 200। या बिफोर वी पुट द न्यूमेरिकल वैल्यूज, थोड़ा और आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। ये सेकेंडरी हो गया। अब ये बताओ कि प्राइमरी वाला मैग्नेटिक इंडक्शन आप लिखोगे कैसे? ये तो सोलोनाइड है। Mu naught and I. वेरी गुड, आपको लिखना पड़ेगा म्यू नॉट स्मॉल एन प्राइमरी का, और उसमें जो भी करंट जा रहा होगा आईपी, इनटू फिर आगे कंटिन्यू करोगे एरिया ऑफ सेकेंडरी और ये म्यूचुअल इंडक्शन और ये आईपी। अब सबसे पहले तो आप यहाँ से आईपी फैक्टर काट लो, ठीक है। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन इट्स लेंथ, फिर एरिया ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन। आई होप आप सारी बात आप समझ गए होंगे। Yes. तो अब m का कैलकुलेशन करते हैं। बताओ तो जरा सेकेंडरी के कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 200. 200 है। 4 पाई का वैल्यू कितना होता है? सॉरी, म्यू का वैल्यू कितना होता है? सॉरी फॉर दैट, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। एनपी बाई एनएल ये हमको डायरेक्टली गिवन है, डायरेक्टली गिवन है। लेकिन एक चीज इसमें हम मिस्टेक करेंगे, इस सेंटीमीटर में गिवन है तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 न्यूमरेटर में आएगा, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर -2, -2 ऊपर ले लें आप, +2, यानी कि कितना हुआ ये? 5000. 5000। या चलो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए नीचे लिख देता हूँ, इनटू एरिया। कितना एरिया ये? 4. 4, बट सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको कन्वर्ट कर लें 10 टू द पावर -4। अब कैलकुलेशन पूरा करें आप, दैट्स इट, कंप्लीट द कैलकुलेशन। तो दिस विल बिकम 5000। 5000 के 3 0 हो गई है, और ये 4 5,
6 जीरो हो जाएंगे टोटल, 5 into 2 10 भी हो जाएगा यहाँ पे, 10 to the power plus 6, this will become 4 into 4 16 pi into 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power plus 6. आई होप आप समझ पा रहे हैं। चेक करें जरा इसको, सही है कि नहीं, कैलकुलेशन पूरा करें, आंसर बता दें। 50.2 into 10 power minus 5. Okay, so we are getting 50.2 into 10 to the power minus 5 and it will be in Henry. This is an expected answer. तो यहाँ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने ये जो अप्रोच है ये समझना है कि लिखा कैसे हमने इन चीजों को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा प्राइमरी का लेंगे और फ्लक्स उस पर अप्लाई करेंगे सेकेंडरी का, इसलिए नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के लेंगे और एरिया भी सेकेंडरी का लेंगे। प्राइमरी से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड से सेकेंडरी में बनने वाला फ्लक्स, समझे बात को? यस, Yes. ओके। Now let's start with some typical questions जो खास करके सर्किट डिजाइनिंग में काम में आते हैं। अब यहाँ पे हमको बता रहा है कि एक इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस 0.54 हेनरी ऑलरेडी गिवन है हमको, इट कैरीज करंट इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी डायरेक्शन में करंट को कैरी करता है, ठीक है। सो इस हिसाब से ये करंट को कैरी कर रहा है, लाइक बी से ए की तरफ करंट जा रहा है और ये करंट डिक्रीज हो रहा है विद दिस रेट, ये गिवन है हमको। अब यहां जो माइनस लगा है ना इस वैल्यू में, इस माइनस का सिर्फ इतना मतलब है कि ये डिक्रीज हो रहा है, बस, इससे ज्यादा इसका कोई मीनिंग यहाँ पे आपने ड्रॉ नहीं करना है। तो हमको di/dt का मैग्नीट्यूड यूज करना है, याद रखें। सो इफ यू यूज दिस मैग्नीट्यूड तो हम उसको लेंगे 0.03 एम्पियर पर सेकेंड, दैट्स इट। अब सबसे पहली चीज तो हमें ये निकालना है कि यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन कितना हो रहा है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो रहा है। सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विथ E is equal to L di/dt। फॉरगेट अबाउट दैट माइनस, माइनस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। E is equal to L का वैल्यू जैसे गिवन है हमको 0.54 इंटू di/dt का वैल्यू भी उसकी मैग्नीट्यूड में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज 0.03। मल्टीप्लीकेशन पूरा करें और बताएं कितना ईएमएफ आ रहा है यहाँ पे। 54 इंटू 3 करें 10 टू द पावर माइनस 4 करें, अकॉर्डिंगली बता दें कितना हुआ ये। 162 into 10 power minus 4. 162 into 10 to the power minus 4 वोल्ट। सो इतना ईएमएफ यहाँ पे आ गया। अब याद रखिए ये बैक ईएमएफ है, बैक ईएमएफ यानी कि लेंज़ेस लॉ कॉन्सिक्वेंस। ये ईएमएफ आने के बाद कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करेगा। तो उसी बात पे ये सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि विच एंड ऑफ द इंडक्टर ए और बी, कौन सा हायर पोटेंशियल पे होगा। तो बेटा मैं सबसे पहले अब यहाँ पे ये देखूंगा कि करंट का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? Decrease. डिक्रीज हो रहा है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये भी वैसे ही डायरेक्शन में करंट को प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही डायरेक्शन में करंट को इंड्यूस करेगा जैसा पहले से चल रहा था, ताकि वो उस डिक्रीज होने को कंपेंसेट करे। लिंक लग पा रही है इस बात को? Yes. तो बच्चों इस हिसाब से इस इंडक्टर का अगर एक इक्विवेलेंट सेल बनाया जाए तो वो यूं बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसे भी वैसे ही करंट बनाना है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को रेफर करें तो यहां हमारा टर्मिनल ए है और यहां हमारा टर्मिनल बी है, तो कौन हायर पोटेंशियल पे चला गया? A. ए हायर टर्मिनल पे चला गया, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है ना? हायर पोटेंशियल। अब जरा सोचे सेम प्रॉब्लम में अगर मैं ये कहता हूं कि डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि इंक्रीज हो रहा है, तो इंडक्शन तो इतना ही होगा ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही आएगा। लेकिन ये इंड्यूस ईएमएफ कैसे करंट को प्रोड्यूस करेगा, सेम डायरेक्शन वाले या अपोजिट डायरेक्शन वाले? Opposite.
तो फिर ये सेल भी अपोजिट पोलैरिटी के साथ बनाना पड़ेगा, तब उस वक्त बी का पोटेंशियल हाइयर माना जाएगा, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ एक ऐसे करंट को बनाता है जो कॉज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है, एंड दैट इज एज पर लेंज़ेस लॉ। ये मैं बहुत पहले से आपको समझाते आ रहा हूं, ठीक है। Yes. आई होप आप इन बातों को समझ पा रहे हैं। यस, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। अब हमको यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम गिवन है, आई विल बी जस्ट प्रोवाइडिंग दैट सर्किट डायग्राम। थोड़ा सा नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं है अपने पास। ओके, चलिए यहाँ देखें। Now in this circuit diagram, well, I just have to put the circuit diagram here. So एक सर्किट डायग्राम गिवन है आपको। अब यहाँ बड़ा मजा आएगा, मतलब कंसेप्चुअल लेवल देखें, आप समझने की कोशिश करें कैसा। R का वैल्यू हमको गिवन है 10 ओम, तो R तो हो गया 10 ओम। जो करंट ऑलरेडी चल रहा है वो 2 एम्पियर है, सो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो करंट है वो 2 एम्पियर है इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। फिर ये जो सेल यहाँ पे लगाया हुआ है ये 20 वोल्ट है, और ये अपने आप में पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। और ये करंट जैसे हमको इस स्टेट पे बताया ये 2 एम्पियर। अगर ये कहता है अगर करंट डिक्रीज होने लग जाए विद दिस रेट, ठीक है, फॉर दिस सेल्फ इंडक्टेंस 5 हेनरी, तो ए बी टर्मिनल के बीच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, टोटल वोल्टेज कितना आएगा। बाकी सबके बारे में बाद में सोचते हैं, पहले ये सोचते हैं कि इसमें करंट रेट अगर इस रेट से डिक्रीज होने लग जाए, करंट इसमें अगर चेंज होने लग जाए, तो क्या ये एक बैक ईएमएफ बना देगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बना देगा। यस, Yes. तो पहले उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करें, डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये हो गया 5, और डी आई बाई डी टी जो है ना बेटा ये 1 है, ये वाली वैल्यू, समझ गई बात आप। और यहाँ ये जो माइनस दिया है इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस डिक्रीज को बता रहा है, कोई टेंशन न ले उसका। सो हमें पता चला कि इंड्यूस ईएमएफ जो आ रहा है ये 5 वोल्ट आ रहा है। अब आप सोचो बेटा कि ये जो 5 वोल्ट है ये आने के बाद कैसे करंट को प्रोड्यूस करेगा, इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। Same. इन द सेम डायरेक्शन। क्यों प्रोड्यूस करेगा वो इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि एग्जिस्टिंग करंट डिक्रीज हो रहा है, तो उसके डिक्रीज होने को वो कंपेंसेट करेगा, क्योंकि उसे तो चेंज नहीं चाहिए ना, उसे चेंज नहीं चाहिए। लेंज़ेस लॉ कॉन्सिक्वेंस, जो भी करंट का चेंज है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो वो वैसा ही करंट बनाएगा और उस डिक्रीज को कंपेंसेट करेगा, और अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो वो उसका अपोजिट करंट बनाएगा और उसके इंक्रीज होने को कम करेगा। सो फिलहाल तो ये सेम डायरेक्शन में करंट बनाएगा। मतलब इसकी पोलैरिटी कैसी निकालनी पड़ेगी, अगर इसका एक इक्विवेलेंट सेल बना दिया जाए तो कैसी पोलैरिटी बनानी पड़ेगी, ऐसी, सेम डायरेक्शन में। तो अब जरा ध्यान से देखिए, ये सर्किट मुझे यूं नजर आ रहा है, ये ए दिस सिचुएशन, फिर उसके बाद यहां पर एक सेल जो कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ है, और फिर आगे लगी हुई बैटरी जो पहले से लगी हुई, और ये बी। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ना ये 20 वोल्ट है, ये हमको मिला 5 वोल्ट। अब यहां मैं कैलकुलेशन कर सकता हूं, ये 10 और ये 2 कितना हुआ, ये 20 वोल्ट। अब बेटा जरा इसको ध्यान से देखो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। जरा ध्यान से देखो, ये 5 और 20 जो है ना ये असिस्ट में आ गए क्या अपोज में आ गए, अपोज में आ गए। वेरी गुड, क्योंकि इनकी सिमिलर पोलैरिटी साथ में जुड़ गई। जब भी इस तरीके से सेल्स जुड़ेंगे, जब उनकी सिमिलर पोलैरिटी साथ में जुड़ती हैं, साथ में कंबाइन होती हैं, सेम पोलैरिटी के टर्मिनल्स, तो वो एक दूसरे के ईएमएफ को काटते हैं। तो यहां ये 20 और 5 का नेट वैल्यू क्या बनेगा, 15. 15। शाबाश,
वेरी गुड, 20 माइनस 5 करना पड़ेगा मुझे, और फिर उसके बाद ये 20, तो सब मिला के VAB कितना हुआ? 35. यस, VAB अगर मैं लिखूं तो ये हो गया 20, ये -5, ये +20, और सब मिला के ये हो गया 35 वोल्ट। ठीक है ना? और ये माइनस लेने के पीछे रीजन है, इन दोनों का अपोज कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग है, असिस्ट नहीं है, अपोज। इसलिए इसी प्रॉब्लम को अगर मैं दोबारा सॉल्व करूं जिसमें मैं ये कहूं कि करंट डिक्रीज नहीं हो रहा है बल्कि इंक्रीज हो रहा है, तो ये बैटरी रिवर्स आ जाएगी, या ये जो इंड्यूस्ड सेल, इक्विवेलेंट सेल जो बना रहे रिवर्स आएगा, तब ये इसके साथ असिस्ट में आ जाएगा, असिस्ट में आ गया तो ऐड हो जाएगी फिर। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमें हर बात का बहुत माइन्यूट लेवल पे ख्याल रखना होता है, और तब जाकर के कहीं हम आंसर को ऑब्टेन कर सकते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को देखें, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएशन ठीक तरीके से करना होगा, बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से करना है। तो सर्किट डायग्राम में करंट इस तरीके से दिखाया जा रहा है, 10e⁻⁻40। तो हमसे ये दो चीजें पूछ रहा है, VL यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, VL मतलब इंडक्टर में कितना ईएमएफ आएगा। अब इंडक्टर में आने वाला ईएमएफ तो इंड्यूस्ड ही होगा, और क्या होगा। और फिर उसके बाद हमें निकालना है VAB, A to B टोटल ईएमएफ कितना आया, या सॉरी टोटल वोल्टेज कितना आया, जैसे हमने यहाँ पे निकाला। आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आता है। अच्छा, एक बात आप गौर कर रहे हो, फिलहाल जिस हिसाब से करंट चल रहा है ना, उस हिसाब से ए की पोलैरिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और बी की नेगेटिव होनी चाहिए। क्या कहते हो? क्योंकि करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है फिलहाल इस पॉइंट पर। अभी इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बाद में बात करेंगे। यस, एज पर द डायरेक्शन ऑफ करंट it should be a positive terminal and it should be a negative, higher polarity and lower polarity. The current should flow from higher polarity to lower polarity, higher potential to lower potential. Yes or no? Yes. हाँ, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन बता के रख रहा हूं ताकि आगे फर्दर कैलकुलेशन में ये पॉइंट हमको हेल्प करे। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कितना है ये निकालते हैं। तो वी हैव E इज इक्वल टू L di/dt। अब बेटा L तो है 2, चलो इसका टेंशन नहीं। हाँ, यहाँ पे हमको खास ख्याल रखना है, माइनस भी लेना है, ये माइनस यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक प्रॉपर डिफरेंशिएबल कंडीशन में जाके सॉर्ट आउट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी d/dt ऑफ I की इक्वेशन क्या है अपनी, 10 माइनस 40, सॉरी e⁻⁻40, 10 एंड देन e⁻⁻40। एक बात आपको देख के समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल टर्म का जो पावर है वो नेगेटिव है। नेगेटिव पावर का मतलब एक्सपोनेंशियली करंट का डिक्रीज है। चलें इसका डिफरेंशिएशन कर लें पूरा सबसे पहले तो दिस विल बिकम E इज इक्वल टू -2। डिफरेंशिएशन अगर मैं ठीक से करूं तो बेटा ये हो जाएगा -40 e⁻⁻40। करेक्ट है? Yes. आपको पता होगा e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, सिर्फ उसकी पावर निकाल के हम बाजू में ले लेते हैं। ये तो स्टैंडर्ड तरीका है डिफरेंशिएशन का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। Yes. Yes, sir. तो फाइनली E कितना हो गया, 80 80. e⁻⁻40। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। अब मुझे एक बात बताएं आप यहाँ पे कि इस पॉइंट पे ये जो इंड्यूस ईएमएफ है ये कैसा करंट बनाएगा, सेम डायरेक्शन वाला बनाएगा या अपोजिट डायरेक्शन वाला बनाएगा? Same direction. सेम डायरेक्शन वाला बनाएगा। क्यों? रीजन बोले। Decrease हो रहा करंट। हाँ, करंट की एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टर्म है, तो ये करंट डिक्रीज हो रहा है। अब इसके डिक्रीज को कंपेंसेट करने के लिए इसको करंट उसी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा। मतलब इसकी जो बैटरी आएगी, इसकी जो सेल आएगा, इसका इक्विवेलेंट सेल आएगा, अगर मैं उस इक्विवेलेंट सेल को ठीक तरीके से दिखा दूं तो बेटा वो ऐसे बनाना पड़ेगा, इंड्यूस करंट। ठीक है? अब टोटल, अच्छा ये चीज जो हो गई ना,
ये चीज हो गई VL। चलो इसका मामला तो निपट गया। अब हमको टोटल भी निकालना है कि VAB कितना है, ACB टोटल कितना है। उसके लिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप हुआ हमको ये भी निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज बड़ा सिंपल होता है, ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर भी मैंने वही किया था, ठीक है ना, आप समझ पाए थे ना, यहाँ पर भी मैंने वही किया था, V इज इक्वल टू IR। मैं बोला नहीं, बट इट्स टू अंडरस्टैंड, एकदम सिंपल बात है ये। 20 × 2 जब तब जाके मैंने 20 वोल्ट लिखा ना यहाँ पे, V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, V इज इक्वल टू IR। तो देखा I जो है ये 40e−40 है और R 4 है, मतलब यहाँ पे कितना EMF, सॉरी यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा, 40 raised to वेरी गुड, 40 40e−40। शाबाश। अब टोटल निकालना है। तो बेटा अगर मैं VAB करने की कोशिश करता हूं, यानी कि टोटल पोटेंशियल, टोटल वोल्टेज निकालने की कोशिश करता हूं, तो पहला टर्म तो मेरा बिल्कुल सही है, 40e−40। अब अगले टर्म को मैं क्या करूं, ये जो वैल्यू यहां पे है ना, ये 80e−40 है, इसको क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं? minus ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब हमसे एक यहाँ बड़ी मेजर मिस्टेक होगी, हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे यार ये सेम डायरेक्शन वाला करंट बना रहा है तो प्लस कर दो। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। आप ध्यान लगाएं, ये सब इंडक्शन होने से पहले टर्मिनल ए का पोलैरिटी कैसा था positive और बी का कैसा था? negative नेगेटिव। अब ये जो सेल है, या ये जो इक्विवेलेंट सेल यहाँ पे बना इंड्यूस्ड ईएमएफ आने के बाद, ये टर्मिनल ए को कैसा करने जा रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव कर रहा है वो, ये नेगेटिव टर्मिनल ए यहाँ जुड़ रहा है। इस अंदाज में यहाँ पे सेल डेवलप होगा इसके अंदर, जैसे इस पोलैरिटी के साथ। तो ये जो नेगेटिव पोलैरिटी है ये किससे जुड़ी, इसकी ए के साथ, और इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी किसके साथ जुड़ी? बी। बी के साथ। मतलब वो एग्जिस्टिंग पोलैरिटी को अपोज कर रहा है। गौर करें, पहले टर्मिनल ए पॉजिटिव था, अब इसमें आने वाला इंड्यूस ईएमएफ इस तरीके का एक इक्विवेलेंट सेल बना रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ए की पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ नेगेटिव जोड़ रहा है, मतलब अपोज कर रहा है। तो फिर इन दोनों ईएमएफ्स को ऐड किया जाए, सॉरी इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड किया जाए या सब्सट्रैक्ट किया जाए? सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि पहले पोलैरिटी कैसी थी, और पहले की पोलैरिटी हमने कैसे जज की। ये सब इंडक्शन होने से पहले हमने बोला करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब ए हायर पे होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने उसको पॉजिटिव बोला था। अब यहाँ मेजर मिस्टेक होती है, अक्सर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, यार ये जो इक्विवेलेंट है ये भी वैसा ही करंट बना रहा है जैसे पहले चल रहा था, तो दोनों का ईएमएफ ऐड कर दो। नहीं, ऐड नहीं करेंगे, हम पोलैरिटी टू पोलैरिटी चेक करेंगे कि दोनों एक दूसरे के असिस्ट में आए क्या अपोज में आए। असिस्ट अपोज इन द सेंस, यहाँ सेल तो है नहीं, इन द सेंस हम ये कहेंगे कि अगर ये पहले पॉजिटिव था और अब ये उसको निगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर वैल्यू घटेगी, इक्विवेलेंट वैल्यू हमको घटा के लेनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा। समझे बात को? यस सर। टोटल कितना हो गया बताओ? -40 यस, टोटल अगर हम सब्ट्रैक्शन कर दें तो ये -40 हम कॉमन ले लेंगे, 40 - 80 हमको आंसर मिलेगा -40e⁻40। ये एक्सपेक्टेड आंसर है इसका। आई होप आप इन बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। लेट्स टेक अनदर वन। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, थोड़ा सिमिलर तरीके का। ट्राई टू गेट द आंसर इन अ वेरी क्विक वे। If the current I decreases at the rate of alpha, ठीक है, तो ये जो अल्फा है ना, ये बात समझे, ये अल्फा क्या है? di/dt है, गलती ना करें इसमें। तो फिर इसने हमसे पूछा कि VA - VB क्या है। ठीक हो गई बात। तो बेटा E निकालते हैं सबसे पहले, L di/dt, L अल्फा, बात खत्म। यस और नो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। ये करंट क्या हो रहा है? जरा डिक्रीज जोर से बोले। डिक्रीज
डिक्रीज हो रहा है। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ एक वैसे ही करंट को बनाएगा जैसा ये करंट, जिस डायरेक्शन में ये करंट चल रहा है? यस। उस हिसाब से इसका इक्विवेलेंट सेल यूं बनाना पड़ेगा मुझे। मतलब ये कि इसने टर्मिनल ए को क्या किया, नेगेटिव, और टर्मिनल बी को इसने क्या किया, पॉजिटिव किया। ये इक्विवेलेंट सेल, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का सेल। अब टर्मिनल ए लोअर पोटेंशियल पे चला गया और टर्मिनल बी हायर पोटेंशियल पे चला गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बात तो बिल्कुल सही है कि VA माइनस VB इज नथिंग बट इक्वल टू E ओनली। मैग्नीट्यूड में खाली E ही है वो, क्योंकि इसके बीच में कोई दूसरी बैटरी, कोई सेल, कुछ नहीं है, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे आएगा। लेकिन आप गौर करें, ए का पोटेंशियल बढ़ा कि बी का पोटेंशियल बढ़ा? बी का बढ़ा है, तो इसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए ना। तो मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो VA माइनस VB इज नथिंग बट इक्वल टू L अल्फा या अल्फा L, व्हाटएवर यू वांट टू से। लेकिन हमको यहाँ पे बाहर से लगाना पड़ेगा माइनस, क्योंकि बी का पोटेंशियल बढ़ा है। सोचें इस बात पे, आप गौर करें बेटा इस बात पे। बी हैज गॉट हायर पोटेंशियल। अब हायर नंबर नेगेटिव में है तो ओवरऑल वैल्यू भी नेगेटिव में आ जाएगी। गौर करने वाली बात है। अच्छा, इसमें देखो, मैं एक चीज को पहले सिंप्लीफाई रख रहा हूं। यहां की कैलकुलेशन में मैं माइनस नहीं ले रहा हूं, या नहीं ले रहा हूं मैं जानबूझ के, यहां के कैलकुलेशन में इंटेंशनली। अब यहां पे मैंने एक बार लिया भी, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब चलो अगर नहीं भी लेता या आंसर नेगेटिव भी आता तो मुझे काम तो वैसे ही करना है, उसी अंदाज में काम करना है। एक थॉट प्रोसेस चलाना है मुझे कि करंट को अपोज करना है, क्या इंक्रीज करना है, क्या डिक्रीज करना है, क्या सेम डायरेक्शन में करंट बनाना है, क्या अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाना है। इसके यहाँ माइनस से हम कोई लेना देना नहीं लगाते। यहाँ जो माइनस आता है, आता भी है, तो वो तो सिर्फ लेंजेस लॉ के कॉन्सिक्वेंस में है। अगर मैं यहाँ फिर माइनस लगाऊं, फिर बाद में और उसको एडजस्ट करते बैठूंगा, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला, मेरे ओपिनियन में। तो मैं यहाँ पे एक थ्योरेटिकल सोच बनाता हूं, यहाँ पे एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता हूं कि करंट, एग्जिस्टिंग करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ को, उस करंट को क्या करना है, इंक्रीज अगर वो हो रहा है तो उसे डिक्रीज करना है, इसलिए अपोजिट सेल बनाएंगे। और अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसे इंक्रीज करना है, इसलिए इन फेवर सेल बनाएंगे। सो दैट वे वी ट्राई टू मैनिपुलेट द इक्विवेलेंट सेल, और उसके हिसाब से हमको पोलैरिटी भी समझ में आ जाती है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ? यस, फिलहाल आ जाएगा बी। और इसमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कई बार, ठीक है ना। तो जरा सोचें, आपको ये रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, तो इत्मीनान से बैठ के इन चीजों पे काम करें, कोई टेंशन ना लें, आराम से कैलकुलेशन करते रहें और अच्छे से इन चीजों को फुलफिल करें। लेट्स टेक अनदर वन। Calculate the inductance of an air core solenoid containing 300 tons if the length of solenoid is 25 centimeter and its cross-sectional area is 4 centimeter square. Also calculate the self-induced EMF in the solenoid if the current through it is decreasing at the rate of 50 ampere per second. तो पहले तो हमको उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। बड़ा सिंपल है, एक ही सोलोनाइड है, कुछ और नहीं है ज्यादा। तो यू मे जस्ट टेक अ काइंड ऑफ सिंगल सोलोनाइड हियर। तो जो करंट वरंट चेंज होना है, जो भी फ्लक्स फ्लक्स चेंज होना है, सब इसी में होना है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला बड़ा साफ साफ है, फाई इज इक्वल टू एल आई। अच्छा सोचो तो ये फाई कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इज इक्वल टू एल आई। अब आप सोच समझ के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखेंगे? म्यू नॉट एन। शाबाश, म्यू नॉट क्यू ना एन बाई एल लिखा जाए इंटू ए इक्वल टू एल आई। बात समझ आ रही है ना? और ख्याल रहे, ये वाला जो एल में यहाँ लिख रहा हूँ ना, ये लेंथ वेंथ नहीं है, नहीं तो इसमें भी और गड़बड़ कर देंगे। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है? या मैं गलती कर रहा था, आई भूल रहा था, आई और उसके आगे है। अब वैसे भी ये आई फैक्टर दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है। तो जरा गौर से देखें, एल का इक्वेशन क्या बना? म्यू नॉट एन का स्क्वायर एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलोनाइड। काम की चीज है। वैसे कल भी हमने ये, पिछले लेक्चर में भी हमने ये फॉर्मूला बना रखा था। बस आप कैलकुलेशन पूरा करें। म्यू नॉट 4 पाई 10 to the power minus 7, नंबर ऑफ टर्न्स 300, तो स्क्वायर में है तो फिर एक बार 300
एरिया 4 सेंटीमीटर में है तो पावर आ जाएगी -4 10 to the power -4। लेंथ 25 सेंटीमीटर में है तो पावर लाइन 10 to the power -2। तो ये कैलकुलेशन आप पूरा कर लें, एल निकाल दें, इसका आंसर आप हेनरी इस यूनिट में रिप्रेजेंट करें। अब ये मैं आप पर छोड़ देता हूं यहाँ पर। फर्दर इसने हमसे ये पूछा कि अगर इसमें रेट ऑफ करंट जो है ये 50 एम्पियर पर सेकंड से चेंज हो रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। देखो हमको डिक्रीज में या इंक्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में कि चेंज होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज भी हो रहा होता तो वो उतना ही इंड्यूस ईएमएफ बनाता। ठीक है ना बेटा? So if we continue with the calculation of induced EMF, so that will become L di by dt। अब यहां जो भी L का वैल्यू आपको मिलेगा यहां पुटअप कर ले। ये जो 50 एम्पियर पर सेकंड है ये आपके लिए di by dt का वैल्यू है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पुटअप करें और कैलकुलेशन पूरा करें। कर पाएंगे? Yes. Okay. Try to do it very carefully. Let's take few more questions. कुछ MCQ देखते हैं। इसमें से एक दो क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस नीट के सॉरी सीईटी के एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। खास जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो स्टूडेंट जरा ध्यान दें। एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इन व्हिच द करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर। सो 2 एम्पियर से करंट चेंज होके 4 एम्पियर हो गया। आप बताएं चेंज कितना हुआ? 2 एम्पियर। कितने टाइम में ये मामला हो गया? 0.05। कितना वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ आया? 8 वोल्ट। सेल्फ इंडक्शन निकालना है डी आई बाई डी टी। कितना सिंपल है देखें आप। 8 L 2 0.05 L is equal to 8 multiplied by 0.05 divided by 2। यस कितना आंसर आएगा? करेक्ट है? अरे नहीं, हाँ बराबर ना 420.2 हेनरी। वेरी सिंपल, कोई खास बात नहीं। एक और देखते हैं। आई गेस ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीईटी में आ चुका है रिसेंट एग्जामिनेशंस में। We have got two coils A and B and they just form a kind of circuit. When current changes by 8 ampere in coil A, तो coil A प्राइमरी बन गया। जिसमें करंट चेंज होता है वो प्राइमरी कॉइल होता है, याद करें। And the flux change occur in coil B with a magnitude of 1.6 वेबर। तो ये कॉइल B जो है ये सेकेंडरी बन गया। तो म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा ये पूछ रहा है। तो आंसर सिंपल है, सेकेंडरी कॉइल। करेक्ट। अब इसमें आप थोड़ा सा पजल हो सकते हैं। आप सोचेंगे सर हमको चेंज का वैल्यू दिया है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं दिया है। अरे भाई टेंशन ना ले, इसी चीज को ऐसे लिखें, फ्लक्स का चेंज इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्शन करंट का चेंज। बस बस दैट्स इट। कोई टेंशन नहीं, बिकॉज दे आर जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर रिलेशन है। जितना करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा। तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ? 1.6। म्यूचुअल इंडक्शन फाइंड आउट करना है और कितना करंट चेंज हुआ? 8। So m is equal to 1.6 divided by 8। कितना आंसर है? 0.2 0.2 हो गया। सीईटी में पूछा ही है, इतना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। ठीक है ना? लेट्स टेक वन मोर। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ और थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, दैट विल बी वर्किंग एंड डिस्कसिंग इन द कमिंग क्लास। आज के लिए इतना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A current of 3 ampere in one coil causes a flux in the second coil of 2000 turns to change by this much magnitude. Weber per turn, ठीक है? Of the secondary coil, the mutual induction क्या होगा? बेटा सिंपल सी बात है, इसमें फॉर्मूला बहुत सही से अप्लाई करना है आपने। सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन करंट प्राइमरी। आप जरा सोचें ये जो फ्लक्स है ना,
ये कुछ नंबर ऑफ टर्न्स के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे 5s नहीं लिखना है हमने। तो यहाँ पे मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि सेकेंडरी के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो हमको टोटल फ्लक्स का चेंज मिलेगा। समझे बात को? ये सेकंड जो कॉइल है, सेकेंडरी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें 2000 टर्न्स हैं और हर टर्न के पीछे 6 × 10⁴ इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है। मतलब टोटल फ्लक्स चेंज कैसे निकालें फिर हम? ये जो फ्लक्स का चेंज है ना, ये वेबर पर टर्न है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे? जैसे आपको समझाने के लिए एक सिंपल सी मिसाल देता हूं। एक टर्न के लिए कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है? 6 × वेट अ सेकंड, 6 × 10⁻⁻⁴। तो फिर बताओ ns में कितना फ्लक्स चेंज होगा? तो क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई। यस 2000, ये x के माने जो भी है आप यहाँ पे टोटल फ्लक्स लिख लो यहाँ पे। So that is how we have to consider. Put up the numbers. So this will be 2000. Flux का change 6 × 10⁻⁻⁴ इक्वल म्यूचुअल इंडक्शन हमको फाइंड आउट करना है, और करंट इन वन कॉइल कॉजेस अ फ्लक्स। हाँ, तो यही करंट का चेंज है। कितना लेंगे? 3। सो म्यूचुअल इंडक्शन अपना कितना हो गया? 2000 × 6 × 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 3। बता दे क्या आंसर आएगा? 0.4 4000 4000 कहां से आता है भाई? 0.4 आ जाएगा। 0.4 -4 है ना यहाँ पे। दैट इज हाउ वी ट्राई टू कैलकुलेट इट। सो अभी ये अपना इलस्ट्रेशन पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसमें कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, और कुछ एक सिंपल भी क्वेश्चंस होंगे। सो दैट विल डील इन द कमिंग क्लास। आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे रुक जाते हैं।